19वीं सदी की शुरुआत। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा लगभग पूरे भारत पर हो चुका था, लेकिन उत्तर पश्चिम का नक्शा अभी भी अधूरा था। वहां दो बड़ी ताकतें थीं जो अभी भी आजाद थीं। तो चलिए आज समझते हैं कि कंपनी ने इन दोनों को अपने साम्राज्य में कैसे मिलाया। और यहीं से हमारा आज का मूल सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी कहानी है जिसमें हमेशा की दोस्ती के वादे से शुरू हुआ रिश्ता एक पूरे साम्राज्य के खात्मे पर जाके खत्म होता है। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति और सही मौके के इंतजार की है। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा चुकी थी, लेकिन उनकी नजरें गड़ी थीं उत्तर पश्चिम के दो आजाद राज्यों पर, सिंध और ताकतवर सिख साम्राज्य। और ये दोनों ही रणनीतिक तौर पर, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहद कीमती थे। पहले बात करते हैं सिंध की। सिंधु नदी के किनारे बसा ये इलाका व्यापार और सेना दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी था। इस पर बलूची सरदारों का राज था, जिन्हें अमीर कहा जाता था, और सिंध की यही अहमियत, यही लोकेशन अंग्रेजों की आंखों में खटक रही थी। अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक, मतलब एक एक कदम सोच समझकर रणनीति अपनाई। ये एक ऐसी पटकथी थी, एक ऐसा प्लेबुक था जिसे उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया, और सिंध इसका पहला और सबसे साफ उदाहरण था। ये पूरी पटकथा 4 हिस्सों में सामने आती है। देखिए कितना सिंपल है। पहला कदम, दोस्ती की संधि करो। दूसरा, व्यापार के लिए रास्ते खुलवा लो। तीसरा, एक सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस थोपकर उन्हें कमजोर कर दो। और फिर आखिरी कदम, कोई भी बहाना बनाकर पूरे राज्य पर कब्जा कर लो। सिंध के मामले में ये पूरी प्रक्रिया सोचिए 30 साल तक चली। 1809 में फ्रांसीसियों को दूर रखने के नाम पर शाश्वत मित्रता की संधि हुई। 1832 आते आते सिंधु नदी व्यापार के लिए खोल दी गई, और 1839 में एक सहायक संधि थोप दी गई, जिसके बाद सिंध के अमीरों को अपनी विदेश नीति और सेना का कंट्रोल सब कुछ अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। तो फिर आखिरी कब्जे के पीछे असली वजहें क्या थीं? पहली तो ये कि अफगान युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों को अपनी इज्जत बचानी थी। दूसरी, उन्हें रूस के भारत की तरफ बढ़ने का डर था। और तीसरी और सबसे अहम, सिंधु नदी के व्यापार पर पूरा कंट्रोल हासिल करना था। अच्छा, सिंध तो कब्जे में आ गया, लेकिन अब अंग्रेजों के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, सिख साम्राज्य। इसकी कमान थी महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह ने एक ऐसी फौज बनाई थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बेहतरीन सेना माना जाता था। ये सेना यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित थी और अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। यहां पर एक लीडर का होना या न होना कैसे सब कुछ बदल देता है, ये साफ दिखता है। जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे, सिख साम्राज्य स्थिर था, शक्तिशाली था, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, एक के बाद एक कमजोर शासक आए और सेना अनुशासनहीन हो गई, और अंग्रेजों के लिए यही बिल्कुल सही मौका था। तो सवाल उठता है कि भाई, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर घिरा कैसे? ये 2 हिस्सों में हुआ, और इसमें भी अंग्रेजों ने अपनी वही जानी पहचानी पटकथा का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार एक कहीं ज्यादा मजबूत दुश्मन के खिलाफ। पहले युद्ध की चिंगारी तब भड़की जब अंग्रेजों ने सतलज नदी के पास अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। सिख सेना को लगा कि लाहौर पर हमला होने वाला है, तो उन्होंने बचाव के लिए नदी पार कर ली। बस अंग्रेजों ने इसे ही युद्ध की घोषणा मान लिया। युद्ध में सिखों की हार हुई और उन पर 1846 में लाहौर की संधि थोपी गई। इस संधि की शर्तें बेहद अपमानजनक थीं। साम्राज्य पर इतना भारी हर्जाना लगाया गया कि उसे चुकाने के लिए उन्हें कश्मीर बेचना पड़ा। सेना का आकार बहुत छोटा कर दिया गया और लाहौर में एक ब्रिटिश फौज तैनात कर दी गई। मतलब असल में उनकी आज़ादी का अंत हो गया। और जरा इस बात पे गौर कीजिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। फरवरी 1846 में युद्ध खत्म हुआ, मार्च में लाहौर की संधि हुई, और दिसंबर आते आते भैरोवाल की संधि के तहत पूरा पंजाब एक ब्रिटिश रेजिडेंट के कंट्रोल में आ गया। 1 साल से भी कम समय में एक शक्तिशाली साम्राज्य घुटनों पर आ चुका था। आखिरी वार का बहाना मिला मुल्तान के विद्रोह से। जब ब्रिटिश रेजिडेंट ने मुल्तान के गवर्नर दीवान मूलराज से ज्यादा लगान मांगा, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया।
और गवर्नर जनरल डलहौजी को बस इसी सुनहरे मौके का इंतजार था ताकि वो पंजाब पर पूरी तरह से कब्जा कर सकें। तो हमने देखा कि कैसे दोस्ती की संधियों से शुरू हुई कहानी एक पूरी तरह से सोची समझी विजय की कहानी में बदल गई। ये सिर्फ दो राज्यों के विलय की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि एक साम्राज्य अपने विस्तार के लिए कैसे काम करता था। और इस पूरी कहानी का सार शायद खुद सिंध पर कब्जा करने वाले ब्रिटिश जनरल चार्ल्स नेपियर के इस बयान में छिपा है। उन्होंने इसे एक बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी, मानवीय धूर्तता कहा और साथ ही ये भी माना कि मैं इसे पाप कहता हूं। ये दिखाता है कि इस विलय के पीछे की नैतिकता कितनी उलझी हुई थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इन शक्तिशाली राज्यों का पतन तय था, साम्राज्य के विस्तार का एक स्वाभाविक नतीजा था, या फिर ये सोची समझी चालों का नतीजा था जिसे सही मौका देकर अंजाम दिया गया? इतिहास के पन्नों में इसका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है।